हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी स्टडी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है ओरिएंटेशन इन पैरा क्लिनिक साइंस और इसका हम पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पैरासाइटोलॉजी। बात करें पैरासाइटोलॉजी की, तो जो पैरासाइटोलॉजी है वो स्टडी होती है पैरासाइट्स की, उनके होस्ट की और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बैठता है, ये सब हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब जो पैरासाइटोलॉजी है वो दूसरे डिसिप्लिन्स भी बना देता है, जैसे कि सेल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। तो ये सब भी जो पैरासाइटोलॉजी है उसी के आसपास घूमते हैं। तो बेसिकली हमें तो इसके साथ कोई मतलब नहीं रखना है, हमारा तो रेडियोलॉजी सब्जेक्ट है। अब देखो रेडियोलॉजी में इसका क्या महत्व है। केवल ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोरोना आया था, अब जो कोरोना है वो एक टाइप से पैरासाइटोलॉजी में ही आया है। तो जो कोरोना है वो बेसिकली एक वायरस था और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, हम उसको कैसे जान सकते हैं, वो सारा का सारा रेडियोलॉजी में हमारा यूज होता था। तो बेसिकली हम इस यूनिट में वो डिजीजेस पढ़ेंगे जिसमें जो कि हमारे जो रेडियोलॉजी फील्ड है उसमें कभी ना कभी एक आधा केस आता रहता है। तो उसको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी बीमारी पर किस बॉडी पार्ट पर कैसा इफेक्ट होता है और कौन सा जो बॉडी ऑर्गन है वो खराब होता है और साथ में कौन सा जो पैरासाइट है वो इफेक्ट डालता है हमारे बॉडी पर। तो यही हम इस पैरासाइटोलॉजी वाले यूनिट में पढ़ेंगे। पैरासाइटोलॉजी में बहुत सारी डिजीजेस आती हैं, जैसे कि मलेरिया, एमीबियासिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ट्राइपेनोसोमियासिस, लिशमैनियासिस, इकाइनोकोकोसिस, एस्कैरिसिस, उसके बाद स्ट्रोंगाइलोइडियासिस। इस तरह की बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ेंगे भी। अब आता है जो पैरासाइटिक डिजीजेस होती हैं वो एक डायग्नोस्टिक चैलेंज को भी पोसेस करती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पैरासाइटिक डिजीजेस है उनको हम इनिशियल स्टेजेस में हम डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं लगा पाते हैं। और कई बार पैरासाइटिक डिजीज जो है वो कई बार मिस्टेकन हो जाता है कि कई बार हम उनके जो सिम्टम्स हैं वो दूसरी डिजीजेस के साथ मिल जाते हैं और हम किसी और ही बीमारी का इलाज लाना शुरू कर देते हैं और असल में उस पेशेंट को वो बीमारी होती भी नहीं है। तो इस वजह से जो डायग्नोसिस है इस इन पैरासाइटिक डिजीजेस की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से जो रेडियोलॉजिस्ट को ये डिजीजेस पढ़ाई जाती हैं ताकि वो अच्छे से जो डिजीज है उनका डायग्नोसिस कर पाए। तो इसको पढ़ाने का मेन एम यही है कि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं या फिर जो रेडियोग्राफर हैं वो इन डिजीजेस को अच्छे से सस्पेक्ट कर पाए और अच्छे से उनको डायग्नोस कर पाए। अब हमें जो पैरासाइटोलॉजी है या फिर जो ओरिएंटेशन ऑफ क्लिनिक साइंस है वो हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है और इसका क्या एम है वो एक बार देख लेते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो में unexpectedly face some of these parasitic diseases in their practice. Hence, it is important to be familiar with some of its typical imaging finding. अब कई बार हो सकता है कि जो रेडियोलॉजिस्ट है उनको बड़ा ही रेयर हो जाए कि इन पैरासाइटिक डिजीजेस के साथ उनका सामना हो पाए। तो इस वजह से उनको ये पता होना चाहिए कि कोई किसी भी इमेज में उनकी फाइंडिंग कैसे आएगी। जैसे हम किसी चीज का, जैसे मान लो स्टमक में कुछ एस्कैरिसिस हो गया तो उसका क्या फाइंडिंग होगी, किस तरह से जो इमेजेस हैं वो दिखाई देती हैं हमें, वो रेडियोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। इसी वजह से जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको या फिर जो रेडियोग्राफर है उसको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसका एक और मेन एम होता है कि जो बेसिक फिजियोपैथोलॉजी होती है ऑफ द मेन ह्यूमन पैरासाइटिक डिजीजेस, की जो ह्यूमन पैरासाइटिक डिजीजेस है उसकी जो बेसिक फिजियोपैथोलॉजी है वो भी हम एक बार रेडियोलॉजिस्ट को बता दें ताकि वो करेक्ट डायग्नोसिस कर सके और साथ में जो पेशेंट है उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। Which techniques are helpful for parasitic diagnosis?
तो specific and advanced imaging technique, for instance those of magnetic resonance, जैसे कि perfusion and diffusion weighted images spectroscopy, cholangiography sequences, hepatobiliary contrast agent or combined radiology, nuclear medicine tests such as positron emission tomography, computed tomography, that is PET-CT, can be helpful in solving the differential diagnosis, especially when the parasitic diseases mimics malignant neoplasm. तो जो पैरासाइटिक डायग्नोसिस करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो एडवांस और बहुत ही स्पेसिफिक लेवल की ही हम यूज करते हैं। अगर हम एमआरआई की बात करें, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं, उसमें हम परफ्यूजन और डिफ्यूज वेटेड इमेजेस को हम यूज करते हैं, साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं, कोलेंजियोग्राफी सीक्वेंसेस का हम यूज करते हैं और हेपेटोबिलियरी कॉन्ट्रास्ट एजेंट का हम यूज करते हैं। देखो मैक्सिमम जो पैरासाइटिक डायग्नोसिस होते हैं, जो पैरासाइटिक जो डिजीजेस होते हैं, वो बेसिकली इफेक्ट ज्यादातर आपके स्टमक वाले एरिया में ही देते हैं। तो उसमें हम कोलेंजियोग्राफी सीक्वेंसेस हो गए और जो हेपेटोबिलियरी कॉन्ट्रास्ट एजेंट हो गया, उसमें हम जब स्टमक वाले एरिया में हो जो पैरासाइट है, तब हम ये वाले जो सीक्वेंसेस हैं वो यूज करते हैं। इसके अलावा हम जो रेडियोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट हो गया और इनका जो कंबाइंड रेडियोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट हो गया, जैसे कि पेट सिटी, वो भी हम यूज करते हैं। और ये जो पेट सिटी है वो बेसिकली तब बहुत इफेक्टिवली काम करता है जब जो पैरासाइटिक डिजीजेस है वो किसी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्मा के साथ मिमिक कर रही हो। मिमिक का मतलब है कि उसकी तरह वो एक्ट कर रही हो, या उसकी तरह ही वो दिखाई दे रही हो, पर असल में वो चीज ना हो। तो मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्मा का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि कैंसर के साथ जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके साथ मिमिक कर रही हो, पर वो रियल में वो चीज नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बेसिकली आज का जो सेशन था वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो डिजीजेस के बेसिस पर आएंगी कि कौन सी डिजीजेस का क्या इफेक्ट है, उसका क्या ट्रीटमेंट है और वो किस तरह से हमारे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गया या फिर जितनी भी जो टेक्निक है उनमें दिखाई देता है, उसका बेसिकली इमेज कैसी आती है जब हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। जाने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।